हेलो भाइयों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आज के इस वीडियो में हम ऐसे T20 का मैच कवर करेंगे, मैच नंबर 22, जो कि होने वाला है जोहान्सबर्ग की पिच पे। इसमें दो टीमें भिड़ेंगी, सुपर किंग्स, सनराइजर्स, ईस्टर्न केप। यहाँ पे होम ग्राउंड सुपर किंग्स का रहेगा और ये ऑलरेडी आपस में सीज़न में भिड़ चुके हैं एक बार 24 जनवरी को, जिसमें ना सनराइजर जीती थी। देखते हैं क्या इस मैच में ये बदला ले पाएंगे। ऑल्दो जो इनके हेड टू हेड है वहाँ पे भी थोड़ा सा जो एज है वो सनराइजर्स के पास है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें फैंटेसी हीरो के नाम से। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ चेंजेस होते हैं, तो लास्ट टीम जो फाइनल टीम आएगी वो आफ्टर टॉस आएगी, तो जो टॉस अपडेट्स हैं, लाइनअप्स हैं या जो फाइनल कॉम्बिनेशन है वो उसके लिए आपको टेलीग्राम पे ही वो फाइनल अपडेट्स मिलेंगी। तो इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें और इस वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सीधा चलते हैं वेन्यू एनालिसिस पे। ये जोहान्सबर्ग का ग्राउंड रहेगा द वॉन्डरस स्टेडियम। सबसे पहले तो मैं आपको वेदर अपडेट दे देता हूँ, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से, लंबे अरसे से जोहान्सबर्ग जो है वो बारिश से पीड़ित शहर है और इसलिए उसका क्रिकेट ग्राउंड में हमेशा भीगा ही रहता था और मैच धुल जाते थे। बट आज के लिए सबसे अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि जो मैच का ड्यूरेशन है, जिस टाइम पे मैच वहाँ होने वाला है, उस पूरे ड्यूरेशन में वेदर क्लियर है, सनी वेदर है, 0% रेन चांस है, तो पूरा का पूरा मैच देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये पिच ट्रेडिशनली थोड़ा हाई स्कोरिंग वेन्यू माना जाता है। 4 बार 180 सुपर बन चुका है, 140 से 180 के बीच में 3 बार बन चुका है और सिर्फ 3 बार जो है वो थोड़े लो स्कोरिंग मैच हुए हैं। उनमें से एक मैच बिटवीन दीज टू साइड्स भी हुआ है, जहाँ पे कुछ 78 बनाए थे सुपर किंग्स ने। सारे के सारे सिंगल डिजिट पे आउट हुए थे, तो कुछ एक आध प्लेयर ने डबल डिजिट भी किया होगा। तो ऐसा मैच भी देखने को मिला है। तो बट हम उम्मीद करेंगे थोड़ा एवरेज के साथ जाके कि भाई ये मैच थोड़ा सा अच्छा स्कोरिंग का मैच होगा, क्योंकि दोनों ही टीम के पास अच्छी बैटिंग फायर पावर है। एवरेज स्कोर की बात करें तो 177 बनता है, जो फर्स्ट इनिंग में जो पहले बैटिंग करती है टीम। चेस करते हुए यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, एवरेज स्कोर बहुत कम है, 124 का ही है। और विकेट्स जो हैं वो लगभग बराबर गिरते हैं, 6 पहले इनिंग में और 5 दूसरी इनिंग में। रन्स पर ओवर 10 का है, तो मतलब अगेन एक अच्छे रन रेट की तरफ इशारा कर रहा है। इस वेन्यू पे जब ये दोनों टीमें भिड़ी हैं तो भी काफ़ी कांटे का मुकाबले रहे हैं। 12 मैच खेल के 8 सुपर किंग्स जीत चुकी है और 3 मैच खेल के 2 सनराइजर, तो मतलब दोनों ही अपने 2 तिहाई मैचेस जीत चुकी हैं। पूरे डेटा को देखते हुए बहुत ही स्लाइट एज जो है वो डिफेंडिंग टीम को रहेगा। और चूंकि दोनों टीम टक्कर की हैं, तो अभी से प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि कौन क्लियर विनर होगा। तो मैं तो आज शायद आपको ये रिकमेंड करूँगा, अगर आप कुछ बैटिंग वगैरह करते हो तो थोड़ा सा डिफेंडिंग टीम की तरफ बायस रहिएगा। बैलेंस पिच रहेगी, लेकिन थोड़ा सा एज जो है वो स्पिनर्स को है। इस वेन्यू पे अभी तक 2 मुकाबले खेले गए थे, शेड्यूल्ड थे, जिसमें से खेल तो एक ही मैच पाए थे, वो भी पूरा नहीं, वो भी डीएलएस मेथड के थ्रू उसका रिजल्ट आया था। तो उस मैच को हम पहले डिस्कस करते हैं। 11 जनवरी को मैच हुआ था सुपर किंग्स बनाम एम आई केप टाउन, जिसमें एम आई केप टाउन पहले बैटिंग करती है, 140 बनाती है 6 विकेट के नुकसान पर। उसको चेस करने आती है सुपर किंग्स और वो 82 बनाते हैं 3 विकेट के नुकसान पे, लेकिन डीएलएस मेथड के चलते वो 6 रन से जीत जाते हैं। अब यहाँ पे हम सिर्फ सुपर किंग्स के जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उनको रिव्यू करेंगे। तो सबसे टॉप पे जो जिन्होंने फैंटेसी पॉइंट दिए थे वो थे अपने फाफ भैया, जो कि एक रिलायबल ऑप्शन है और आप पक्का उनको लेके चलिएगा। 30 रन मारे थे 4 चौके और 1 छक्के की मदद से। उसके बाद डुप्लोई ने भी एक ठीक ठाक सी पारी खेली थी 24 रन की, चूँकि ज़्यादा स्कोर बनाना नहीं पड़ा तो 1 डाउन आ गए और कॉनवे जल्दी निकल गए थे इस मैच में, और इसलिए उनका भी 24 रन का कंट्रीब्यूशन है। एक और फन फैक्ट बताता हूँ कि प्लूई जो है ना वो इस ग्राउंड के महाराजा हैं। मतलब अगर आप उनके डोमेस्टिक मैचेस देखोगे तो उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। लेकिन एक और फन फैक्ट ये है कि 2 मैच जो उन्होंने प्लूई ने सनराइजर के अगेंस्ट खेले हैं, वहाँ पे एक मैच में 5 रन बनाए थे और एक मैच में कुछ 20-25 रन की पारी आई थी। तो ये 2 कॉन्ट्राडिक्टरी जो डेटा पॉइंट्स हैं, ये प्लूई के लिए ना एक क्वेश्चन मार्क कर देते हैं वेदर यू शुड टेक हिम और नॉट।
तो आप रिस्क लेना चाहते हैं तो प्ले एक अच्छा पंट पिक हो सकते हैं आपकी जीएल टीम में। विकेट्स की बात करें तो विकेट्स में इनकी साइड से तीन जो भी बॉलर्स यूज होते हैं उसमें चार बॉलर्स को एक सफलता मिली थी, शम्सी, वीसा, इवन जोन्स और स्पामला। चारों बॉलर को एक एक विकेट मिला था अलग अलग फेजेस में। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ऑल दो स्पिनर्स को बायस्ड है, बट यहाँ पे 3 विकेट्स तो पेसर्स के नाम रहे थे। जो दूसरा मैच हो सकता था बट नहीं हो पाया, वो पहली इनिंग के बाद दूसरी इनिंग वहाँ पे शुरू ही नहीं हो पाई, तो वो भी नो रिजल्ट गया। इसमें आपका 16 जनवरी को जो मैच हुआ, पहले ये कैपिटल्स ने बैटिंग करी थी और यही भी थोड़ा लो स्कोरिंग एनकाउंटर हुआ। तो देखा जाए तो इस पर्टिकुलर सीजन ये पिच हाई स्कोर्स तो नहीं दिखा रही है, ऑल्दो ट्रेडिशनली ये हाई स्कोरिंग पिच मानी जाती है। अब इस सीज़न इस पिच को क्या हो गया है या बारिश की वजह से क्या इशू है, प्लेयर्स मतलब उनके सेंटिमेंट्स कैसे हैं मौसम ख़राब होने की वजह से, इसलिए पता नहीं। मतलब ये दो सीज़न में तो 2 मैचेस जो हुए हैं इस सीज़न वो तो बेकार हुए हैं, मतलब स्कोर के मामले में, नॉट हाई स्कोरिंग मैचेस। यहाँ पे भी हम सिर्फ बॉलिंग को ही रिव्यू कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इवान जोन्स, इमरान ताहिर, हार्डिस बिलजॉन और डेविस बीसा को एक एक सफलता मिली थी। तो यहाँ भी 1 विकेट स्पिनर के नाम और 3 विकेट पेसर के नाम। तो पेसर्स को भी रखना है अपने प्लान्स में, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर कॉमन नाम देखें दोनों मैचेस में विकेट टेकिंग टैली में, तो यहाँ पे इवान जोन्स निकल के आते हैं और वीसा निकल के आते हैं। बट वीसा भी लास्ट मैच में शायद रेस्टेड थे या कोई या नहीं खिलाए गए थे, मतलब एक्सपेरिमेंट हो रहा है अलग अलग प्लेयर्स के साथ। तो अगर वीसा आते हैं तो वीसा एक रिलायबल ऑप्शन बन सकते हैं कंसिडरिंग दीज 2 मैचेस। और वैसे भी वो एक ऑलराउंडर की उनकी पहचान है, तो हो सकता है कुछ बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर जाएं। तो वीसा को प्लान में रखना है अगर टीम में आते हैं, प्लेइंग 11 में आते हैं तो। एंड इवान जोन्स जो है वो मेरा आज का फिक्स प्लेयर है, ये मैंने पहला फिक्स प्लेयर ऑलरेडी बता दिया। ऑल दो बाकी के जो शॉर्ट लिस्टेड प्लेयर्स हैं वो मैं आपको आगे की स्लाइड्स में एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद एक बारी टीम लेवल हेड टू हेड भी रिव्यू कर लेते हैं। ये दोनों टीमें आपस में 6 बार भिड़ी हैं और जिसमें 2 बार ही जीती है सुपर किंग्स, 3 बार जीती है सनराइजर्स। एक मैच इनके बीच में नो रिजल्ट भी रहा है और जब इस मैच पे इन्होंने 2-2 मैच खेल के एक एक मैच जीता है, तो काफ़ी टक्कर का इनका हेड टू हेड स्टैट्स है टीम लेवल पे एटलीस्ट। प्लेयर्स का भी एनालिसिस करते हैं अगली स्लाइड में। ये 3 मैचेस मैंने कवर किए हैं। एक मैच जो इस सीज़न हुआ है और लास्ट के जो ये 2 मैचेस देख रहे हैं ये दोनों ही होम ग्राउंड पे हुए हैं सुपर किंग्स के, जहाँ पे आज मैच होना है, इसलिए मैंने ये 2 मैच पिक किए हैं। बाकी 2 मैच मैंने नहीं अभी रिव्यू किए हैं डिटेल में, जो कि सनराइजर के होम ग्राउंड पे हुए थे, बिकॉज उसके जो स्टैट्स हैं वो उतने रेलेवेंट नहीं रहेंगे आज के मुकाबले के लिए। तो यहाँ पे जो लास्ट रिवर्स फिक्चर जो हुआ है इनके बीच में, उसमें टॉप जो बैटर से परफॉर्मेंस आई थी वो मार्करम और कॉनवे से आई थी। दोनों ने 43 बनाए अपनी अपनी टीम के लिए। बैडिंगम एक अच्छी पारी खेल गए थे ओपनिंग करने के बाद, 37 रन की एक अच्छी सी पारी, काफ़ी संभली खेली हुई, एक भी छक्का नहीं बट 4 चौके और 108 का स्ट्राइक रेट, तो काफ़ी टेक्स्ट बुक नॉक खेली इन्होंने। स्टब्स टू माई सरप्राइज एंड टू एवरीबडी सरप्राइज, ये पहली बार चले हैं इस सीज़न में जब उन्होंने 30+ किया है। एक तो क्या था, इनको यार ऊपर आने का मौका नहीं मिल रहा, यानसन एक अलग ही फॉर्म में थे, ऑलराउंडर की पहचान लेके भी वो बैटर से ऊपर बैटिंग करने आ जाते थे। तो इसलिए इनको जब लास्ट मैच में थोड़ा यानसन से पहले मौका मिला तो इन्होंने अपना जलवा दिखाया जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। ताबड़तोड़ हिटिंग की, 2 छक्के मारे, 1 चौका मारा और 159 के स्ट्राइक रेट के साथ 35 रन एक नाबाद पारी खेल के गए और ये मैच जिताया। इसके बाद फाफ दो प्लेसेस 27 रन का एक ठीक ठाक सा पारी खेला। टॉम एवेल ने भी 23 रन का कंट्रीब्यूशन दिया। बॉलर्स में अगर आप देखेंगे तो वही ट्रिनिटी फिर से रिपीट हो रही है जो कि इस प्री सीजन में मचा रही है। 2 विकेट तीनों ने मिलके लिए, 2-2 विकेट, जिसमें यानसन की इकोनॉमी 5 से नीचे थी, तो अगेन इनको इकोनॉमी के भी एडिशनल पॉइंट्स मिले। और इन्होंने शायद 11 रन की, हाँ इन्होंने 11 रन की पारी भी खेली थी, तो ओवरऑल फैंटेसी वैल्यू इनकी भी काफ़ी अच्छी थी। और मार्करम ने 43 मारने के बाद फिर बॉल भी पकड़ी जिसमें 3 ओवर डाले और उन्होंने 1 विकेट चटकाया 7 रन के 7 की इकोनॉमी के साथ। उस स्तर से
इवान जोन्स, सिपामला, हार्डिस विल्जॉन ने भी एक एक विकेट लिया। डॉसन को ओवर मिलने चाहिए थे बट नहीं मिले, बट फिर भी एक ओवर जब उन्हें मिला तो उन्होंने एक विकेट का कंट्रीब्यूशन दिया अपनी टीम को। तो मेरे हिसाब से आज अगर थोड़ा सा भी ये लोग दिमाग लगाते हैं, मार्करम भैया या बाकी जो 22 कैप्टन है इस टीम के, तो मेरे ख्याल से डॉसन के ओवर बढ़ने चाहिए और हार्मर के ओवर का होने चाहिए, बिकॉज वो वैसे सीजन चले नहीं है, फिर भी उनको 4 ओवर दे दिए और वो विकेट लेस गए। जो पिछले साल जो इनके बीच में मैच हुआ उसमें जो आप बैटर सेक्शन में देख रहे हैं, टॉप प्लेयर्स में 26 हाईएस्ट, एक्चुअली हाईएस्ट इसमें 40 रन का था डेविड मलान का, वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया बिकॉज वो स्क्वाड में ही नहीं है। और भी जो प्लेयर जिन्होंने 30+ मारा था वो भी स्क्वाड में नहीं है, तो इसलिए जो स्क्वाड में वो सिर्फ 3 प्लेयर हैं जो स्क्वाड में हैं और उन्होंने इस मैच में कंट्रीब्यूट किया था ठीक ठाक। टॉम एवेल 26 रन, डिप्लोई 18 रन। बॉलिंग से यानसेन का फिर से 2 विकेट था, इसमें एक मेडन डाला और इकोनॉमी इनकी रही थी 3.9 की। स्वेन पोल को सिर्फ एक मैच मिला है इस सीज़न, मिलता है तो देख सकते हैं बट थोड़े रिस्की चॉइस हो जाएंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा इनका इस सीज़न का डेटा अवेलेबल अपने पास नहीं है। अब बात करते हैं जो सब पहला सीज़न था 2023 का, जिसमें ये जब आपस में भिड़े थे सेम ग्राउंड पे, वहाँ पे फाफ दादा ने मारे थे 92 रन, 92, 7 चौके 4 छक्के, 150 का स्ट्राइक रेट। ये पारी देखने लायक रही थी, मैंने देखी थी। मार्करम 34 रन का कंट्रीब्यूशन आया इनके साइड से भी, लेकिन अगेन इन्होंने जब बॉल पकड़ी एक ही ओवर मिला इनको, उसमें भी इन्होंने 2 विकेट चटका दिए। मार्करम भैया तो मतलब फिर से लग रहा है आज सीबीसी की चॉइस बनते हुए दिखते हैं। तीक्ष्णा जो कि लास्ट मैच में इनका इंक्लूजन हुआ और जब इन्होंने इस ग्राउंड पे खेला सनराइजर के अगेंस्ट तो 2 विकेट निकाले थे, ठीक ठाक से इकॉनमी भी थी। यानसन जी ने फिर से लिए 1 विकेट और बैटिंग से उस टाइम पे इतना कंट्रीब्यूट नहीं करते थे क्योंकि इनका थोड़ा बैटिंग ऑर्डर नीचे था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यानसन तो हर बार रिपीट हो रहा है, मार्करम भी 2 मैचेस में रिपीट हुआ है। तीक्ष्णा एक डिफरेंशियल निकल के आया है क्योंकि तीक्ष्णा के इस वेन्यू पे भी रिकॉर्ड अच्छे हैं, उन्होंने टोटल 6 मैचेस खेले हैं जो कि मैं आगे डिस्कस भी करूँगा डेटा के साथ, वहाँ भी उन्होंने 7 विकेट चटकाए हैं। तो आज आप 1 विकेट की आस लेके इनको ले सकते हैं और अगर इनका सिलेक्शन परसेंटेज कम है तो आपके लिए एक बेहतरीन पंट साबित हो सकते हैं विद दिस इनसाइट। आगे बढ़ते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं प्लेइंग 11 पे। देखिए दोनों टीमें अच्छा कर रही हैं अपने लास्ट प्लेइंग 11 से, तो अगर कोई इंजरी कंसर्न नहीं है तो मेरे ख्याल से सेम बैटिंग ऑर्डर रहना चाहिए, जहाँ पे टॉप ऑर्डर में आपके पास कॉनवे, प्लेस, फाफ, डुप्लोई, उसके बाद कीपर एंड बैटर जॉनी बेस्टो भैया आएंगे जो कि इस मैच में काफ़ी, इस सीज़न में काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। फेरेरा यार ये बंदा ना अच्छा लगता है और इस शुरुआत में जो काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट किया, लेकिन ना इसको इसके ओवर फिक्स नहीं है, तो अगर इसके ओवर ही नहीं मिलते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको लेना और छोड़ना भी। ये प्लेयर मतलब गले की फांस बना हुआ मेरे लिए भी, परसेंटेज हाई हो रखा है इसका, लेकिन बहुत ज़्यादा फैंटेसी वैल्यू नहीं दिखती अगर इसको अपॉर्चुनिटी कम मिलती है बॉल के साथ, क्योंकि वैसे तो फिर ये बैट से सिर्फ हिटर है और सामने बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, तो आई डाउट कितना हिट कर पाएंगे। ठीक है, कोई 30-40 रन की तो पारी तो एंटिसिपेट कर नहीं सकते। अब बात करते हैं विहान लुबे, जिनको अभी रिसेंटली लिया गया है प्लेइंग 11 में। शुरुआत के मैच खिलाए नहीं गए थे तो ये इनको इग्नोर कर सकते हैं आप। इवान जोन्स, इन पे नज़रें रहनी चाहिए, 30% सिलेक्शन परसेंटेज है और ये जब भी इन्हें मौका मिल रहा है ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हेड टू हेड वेन्यू रिकॉर्ड काफ़ी बेहतरीन है। हार्डिस विल्जॉन भी कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहे हैं, एक विकेट तो ले ही रहे हैं एटलीस्ट। तीक्ष्णा अगेन पंट पिक, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया। ताहिर दादा, इनको तो दादा ही बोलेंगे यार, कब से खेल रहा है बंदा यार, लेकिन आज भी इसकी जवानी ना एकदम पीक पे है। विकेट लेके जो सेलिब्रेशन इसका यादगार सेलिब्रेशन होता था, पूरे राउंड का 2 स्पिन मार लेता था, 2 चक्कर। इतना तो पूरे मैच में पूरा पेसर नहीं दौड़ता होगा अपने ओवर डालते, जितना ये 1 विकेट लेने के बाद दौड़ते थे। और थे स्पिनर, बॉल खड़े खड़े डालते तो विकेट लेने के बाद पूरे 2 चक्कर लगा लेते थे ग्राउंड के। और उसके सिपामला जो कि एक यंग गन है, विकेट निकाल सकते हैं अगर डेथ में इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है और पहले बॉलिंग लेती है जेएसके। अब थोड़ी एक नज़र डाल लेते हैं अपना
ईस्टर्न केप टाउन सनराइजर, ऑरेंज आर्मी। इनके फैंस की टी शर्ट के बैक पे लिखा रहता है ऑरेंज आर्मी। तो जो हैदराबाद के मैच होते हैं तो इंडिया में बहुत सपोर्ट मिलता है, और इस टाइम आप देख सकते हैं दर्शकों में एक अलग उत्साह है इस टीम को लेकर, क्योंकि ये 2 बार की चैंपियन रह चुके हैं। बट इस सीज़न थोड़ा सा इनिशियल स्ट्रगल के बाद सॉरी, अभी इन्होंने अपनी रफ्तार पकड़ी है। क्रॉली बेडिंगम ओपनिंग जोड़ी आएगी, जिसमें क्रॉली लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। बेडिंगम ने कुछ अपीयरेंसेस अच्छी दी हैं, लास्ट हेड टू हेड मैच में भी 39 किए थे, तो ठीक ठाक चॉइस हैं। पंट लेने लायक हैं, लेकिन सिलेक्शन परसेंटेज कम रहेगा, तो हेड टू हेड स्मॉल लीग में थोड़ा सा ड्रॉप करने लायक प्लेयर हैं। टॉम एबेल ठीक ठाक डिसेंट ऑप्शन है, 20 से 30 रन की पारी दे सकते हैं आज, 1 डाउन। पोजीशन अच्छी है, मौका अच्छा है, खेलते बढ़िया थे, लेकिन इस सीज़न वो जलवा नहीं दिखा जिसके लिए ये जाने जाते थे। मार्क्रम मेरे ख्याल से ये फिर से आज कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी की दावेदारी रखते हैं, जिस हिसाब से इनका कंट्रीब्यूशन आने वाला है इस मैच में। ये स्पिन तो पक्का डालेंगे अपनी, 2 ओवर मिनिमम और 3 ओवर आराम से इनको मिल सकते हैं। हारमन देखो डोमेस्टिक सर्किट में बुरा प्लेयर नहीं है, लेकिन अब बैटिंग ऑर्डर नीचे हो गया है तो उतनी फैंटेसी वैल्यू लेके नहीं आएंगे, क्योंकि स्टफ्स भी इनसे ऊपर आ जाएंगे, ज्ञानसन भी इनसे ऊपर आ जाएंगे, तो फिर ये तो बॉलर्स के बीच में बैटिंग करेंगे तो मतलब नहीं बनता है इनका लेने का। स्टब्स अगर इनका बैटिंग ऑर्डर ऊपर होता है यानसन से, हरमन से, और उसी ऑर्डर में आते भी हैं, तो फिर कंसीडर करने लायक प्लेयर हैं। लेकिन क्या है ना, इनका बैटिंग से तो कभी परफॉर्मेंस आता है, बट ओवरऑल जैसे ये कीपिंग वगैरह से पॉइंट वॉइंट देके कम से कम आपको 20 से 25 पॉइंट की उम्मीद तो आप रख सकते हो आज भी। यानसन नाम ही काफ़ी है यार, इसकी हाइट भी बड़ी है, इसका नाम इसने अपना बड़ा कर लिया, और काम तो इस सीज़न क्या बेहतरीन काम करके दिया है। मतलब मार्करम से ऊपर इसको लोग सी कर रहे हैं आज के मैच में, और लगातार ये डिफ़ॉल्ट सी ऑप्शन बनते आ रहा है जब से ये सीज़न शुरू हुआ है। बट आज के मैच में क्या मैं इसको सी करूँगा या नहीं, ये आप मेरी फाइनल स्लाइड में देखेंगे, जहाँ पे मैं अपने हेड टू हेड कॉम्बिनेशन डिस्कस करूँगा। बाकी फिर वही अपना डिफ़ॉल्ट यूजुअल सस्पेक्ट रहेंगे बॉलिंग लाइनअप में, डॉसन, हार्मर, ग्लीसन, वाटमैन। अब एक बारी फॉर्म के हिसाब से देख लेते हैं। फॉर्म के हिसाब से मैंने सॉर्टिंग करी है, दोनों टीम के प्लेयर्स को मैंने उनके रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड्स के हिसाब से सॉर्ट किया है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे टॉप पे आ रहे हैं यानसन फैंटेसी वैल्यू के हिसाब से, जिसमें इन्होंने 142 रन मारे हैं इस सीज़न, 7 मैच खेल के, 20 की एवरेज, 12 विकेट, तो लगभग 2 विकेट ये ले सकते हैं आज के मैच में भी, जिस हिसाब से इनकी एवरेज बन रही है। डॉसन ने भी एक मैच में अच्छा 31 बनाया था, बाकी में तो इनकी ज़्यादा बैटिंग नहीं आई है। 9 विकेट ले चुके हैं। फेरेरा ये 5 विकेट ले चुके हैं, लेकिन वही है, इनका रोल बड़ा अनक्लियर रहता है। मतलब ये ऐसे हैं कि छोड़ते भी नहीं बनेंगे, आपको लेते भी नहीं बनेंगे स्मॉल लीग टीम में। एवरेज 15 की ही रही है, क्योंकि कई बार बैटिंग नहीं भी आई है, एक बार शायद डक पे भी गए थे, और 5 विकेट इनको मिल चुके हैं। लेकिन जब बॉलिंग मिली तब ना, अब नहीं मिली तो फिर अभी विकेट वाला तो नहीं ले सकते हो आप। वाटमैन 8 विकेट 6 मैचेस में, इनके भी लगभग 1 से 2 विकेट कंफर्म्ड हैं इस मैच में, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट करते हुए कोई डेथ में डालते हैं। ग्लीसन 11 विकेट ले चुके हैं 7 मैचेस में, लगभग वही 2 विकेट के आसार इनके भी दिखते हैं। वेरेस्टो ने भाई फॉर्म पकड़ ली है अपनी, 26 का एवरेज रखा है इस सीज़न, और ऊपर से ये कीपर हैं, तो इन्होंने 4 कैचेस पकड़े हैं, 3 रनआउट भी किए हैं, तो रनआउट में आपको पता है अच्छे कैसे पॉइंट मिल जाते हैं, कैचेस में भी मतलब 6 पॉइंट होते हैं, तो मतलब उस हिसाब से ये एक ओवरऑल अच्छी फैंटेसी वैल्यू दे सकते हैं। और कीपिंग सेक्शन में डिफ़ॉल्ट ऑप्शन रहेंगे सेफ कॉम्बिनेशंस के लिए। मार्करम 23 के एवरेज से 137 रन मार चुके हैं, 1 विकेट ले चुके हैं, बट इस मैच में शायद 1 विकेट और ले लें, तो ही क्योंकि पिच उनको सपोर्ट करेगी, हेड टू हेड रिकॉर्ड सपोर्ट करेंगे। फाफ ने मतलब बहुत इनका मिक्स रहा है, नरम गरम इनका सीज़न रहा है, जिसमें इन्होंने 1-2 मैच में अच्छा किया है, लेकिन ओवरऑल एवरेज तो 15 की मेंटेन कर पाए हैं। उसके बाद फिर आपके इन्होंने 5 कैचेज, 1 रनआउट भी किया है। ओके, दैट्स समथिंग डिफरेंट। वीसा अगर इस मैच में खेल जाते हैं तो ये ऑप्शन बन सकते हैं। इन्होंने भी अपने 4 मैचेस में 4 विकेट, मतलब 1 विकेट तो ये अपना लिखा के आते हैं कि भाई 1 विकेट तो मैं लूँगा, अब किसका लूँगा, कौन का शिकार बनेगा वो देखते हैं।
एवेल जिस लेवल का प्लेयर रहा करता था लास्ट सीज़न, मतलब इसको मैं मोस्टली लेके चलता था। इस सीज़न नहीं उतना ले पाया हूँ क्योंकि इसका भी नरम गरम सीज़न रहा है। 15 के एवरेज से 92 रन, 2 कैच पकड़े। कॉनवे अभी रिसेंट मैचेस में काफ़ी अच्छा करने लगे हैं, कुछ लास्ट 3-4 मैचेस से। 19 के एवरेज है ओवरऑल सीजन, शुरुआत में नहीं चले थे इसलिए। अगली हमारी लिस्ट जो है वो हेड टू हेड 11 है। इसमें दोनों जब टीमें आपस में बढ़ी तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन अच्छा किया है, फैंटेसी वैल्यू किसने सबसे ज़्यादा दी है, तो सबसे ज़्यादा जो फैंटेसी वैल्यू मिली है आप इनके हेड टू हेड में वो मिली है मार्करम से। 3 विकेट ले चुके हैं 36 के एवरेज से, 182 रन कर चुके हैं पिछले 5 एनकाउंटर्स में। प्लेसिस फाफ डू प्लेसिस का भी 31 का एवरेज है, तो ये भी डिफ़ॉल्ट पिक बनते ही हैं। यानसन 23 रन 6 विकेट। यानसन का कंट्रीब्यूशन ना बैट से देखो उतना अच्छा नहीं आया है हेड टू हेड में, तो आप यानसन को प्योरली बॉलर लेके चलें। अगर स्टब्स को भी अगर प्रमोट कर दिया गया तो फिर यानसन का बैटिंग से आज भी थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा, है ना। तो उस हिसाब से आप थोड़ा देख के चलें कि क्या सी करना सेफ रहेगा या रिस्की हो सकता है। उससे ज़्यादा बेटर को भी कोई दे सकता है फैंटेसी वैल्यू, तो उसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा। फेरेरा ने हेड टू हेड में 46 रन दिए, लेकिन 7 कैच पकड़ के ना इन्होंने अपनी फैंटेसी वैल्यू ज़्यादा बढ़ा ली है। अब देखो कैचेस तो ऐसे हैं ना यार, बहुत रैंडम होते हैं, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड है तो रिकॉर्ड है। फैंटेसी वैल्यू के टेबल में ऊपर आते हैं तो आते हैं, तो लेकिन और आपका 60% भी काफ़ी अच्छा है इनका, लेकिन बॉलिंग से कोई इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, विकेट्स नहीं लिए इन्होंने। उसके बाद प्लूई ने 89 रन किए हैं 5 मुकाबलों में, तो बहुत ज़्यादा अच्छे एवरेज तो नहीं है, और इस बार भी प्लूई कोई बहुत ज़्यादा से शाइन नहीं किए। ऑल दो प्लूई का ग्राउंड रिकॉर्ड, वेन्यू रिकॉर्ड बहुत शानदार है। ये खेलते रहते हैं अपने डोमेस्टिक मैचेस में और मचाते रहते हैं, बट अगेंस्ट दिस साइड क्या मचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे वो देखने वाली बात है। ग्लीसन ने 1 विकेट लिया एक मैच खेल के, इवन जोन्स ने 2 विकेट लिए एक मैच खेल के। अगेन एक अच्छी पिक, पंट पिक कह सकते हो आप अगर सिलेक्शन परसेंटेज कम है। बार्टमैन ने भी 3 विकेट ले चुके हैं 2 मैचेस में। एवेल ने 2 मैच खेल के 49 बनाए, तो लगभग वही 24-25 के एवरेज। तो एवेल फिर भी, मतलब अगर आपको कंपेयर करना होना है प्लूई वर्सेस एवेल, तो एवेल के साथ आप चले रहो। उसके बाद कॉनवे ने एक ही मैच खेला था, वही रिवर्स फिक्सर जिसमें 43 मारे थे, तो बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं कॉनवे के फेवर में, लेकिन हाँ ले सकते हैं आप अगर आपको सेफ जाना है तो। वेन्यू 11, जैसा कि मैं पहले से ही 2 बार बखान कर चुका हूँ कि प्लूई वेन्यू के महाराजा हैं, लीडर हैं। 32 की एवरेज रखते हैं, 14 मुकाबले, 455 रन। क्या वो वेन्यू वाला फॉर्म यहाँ पे रेप्लिकेट कर पाएंगे अगेंस्ट दिस साइड, जहाँ पे बॉलिंग अटैक इतना शानदार है? वो एक क्वेश्चन मार्क है इनके ऊपर। तो सिर्फ और सिर्फ जीएल में इनको आप ले जाके, सीबीसी तो नहीं कर सकते बट इनको कंसीडर कर सकते हैं प्लान्स में। प्लीसेस, फाफ डू प्लीसेस 31 की एवरेज, इन्होंने एक सेंचुरी मारी हुई है, 3 हाफ सेंचुरी, तो ये वेन्यू के भी मतलब महाराज हैं यहाँ पे। तो जिनको यानसन वीसी नहीं करना, ये जिनको रिस्क लेना, उनके लिए एक सेफ ऑप्शन फाफ डू प्लेसेस भी बन सकते हैं इस डेटा के हिसाब से। फरेरा ने भी इस ग्राउंड पे 14 मैच खेल के 144 रन मारे हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन नहीं है, जिसमें 144 में एक तो 50 आई थी एक मैच में, तो बाकी 13 मैच में लाके तो इन्होंने कुछ हार्डली 100 रन भी नहीं किए। तो मतलब बैटिंग से भी मतलब कोई बहुत अच्छी वैल्यू नहीं दी है इस मैच में, इस वेन्यू पे, लेकिन विकेट ले जाते थे, लेकिन उनको वहाँ बॉलिंग मिलती थी डोमेस्टिक मैचेस में। यहाँ मिलेगी नहीं मिलेगी वी डोंट नो। अली अली 8 मैच खेल चुके हैं, और इनको जो मैच वो बारिश में वॉश आउट हुआ था उसमें भी मौका मिला था इनको, वहाँ पे इन्होंने 2 विकेट निकाल लिए थे। तो यहाँ पे अली ने 5 विकेट निकाले हैं, 115 रन, तो बैटिंग से तो ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन नहीं आया, बट ठीक ठाक बॉलिंग से कंट्रीब्यूशन है। तीक्ष्णा, जो मैं आपसे पहले बोल चुका था कि जो 6 मैचेस में 7 रन निकाल चुके हैं, तो ये आज के एक अच्छे पिक बनते हैं। जो लोग छोड़ के जा रहे हैं ये सोच के कि भाई फरेरा ले लेते हैं, तीक्ष्णा ने तो विकेट लिए नहीं थे, बैटिंग से कुछ करेगा नहीं, इस मैच में फरेरा वर्सेस तीक्ष्णा एक अच्छी बैटल देखने को मिल सकती है, और मेरे हिसाब से मैं तीक्ष्णा को प्रेफरेंस दूंगा, स्पेशली अगर ये बॉलिंग फर्स्ट करते हैं तो, या इवन सेकंड भी करते हैं तो। बट वही है कि जेएसके बहुत अच्छा स्कोर बना पाए तो है, क्योंकि उनके पास बैटिंग में टॉप ऑर्डर तो उनका ठीक है चलो, लेकिन मिडिल में वही है, फरेरा की आंधी आई तो आई, नहीं तो फिर नीचे कुछ खास नहीं दिखता
अली खेले तो फिर एक थोड़ी मजबूती मिल जाएगी मिडिल ऑर्डर को। उसके बाद फिर बात करते हैं ताहिर की। ताहिर 8 मैच खेल चुके हैं इस ग्राउंड पे, 6 विकेट निकाल चुके हैं। मार्करम 3 मैच खेल के 60 रन, जिसमें एक मैच में 0 पे भी गए थे, तो बाकी मैचेस में 2 मैच मिला के इनके 60 रन है, 3 विकेट ले चुके हैं। तो मतलब विकेट निकाल लेते हैं इस मैच में, ऑन एवरेज आप देख रहे हो तो 1 विकेट निकाल ही रहे हैं इस मैच, इस वेन्यू पे। यानसन यानसन जैसे मैंने बोला था कि यार बैट से वैल्यू कम है, इनके साथ बॉल से ज़्यादा है। तो सेफ जाने के लिए आप ये कर सकते हो कि यार बॉलिंग फर्स्ट है सनराइजर की, तो इसको सी कर दो। और अगर पहले बैटिंग कर रही है टॉस जीत के, तो मार्करम को सी कर दो। सेफ कॉम्बिनेशन तो ये है, क्योंकि यही सेफ कॉम्बिनेशन के सीवीसी हैं। और रिस्क टेकर एक बार फाफ को भी कंसिडर कर सकते हैं। इवन जोन्स ने भी 2 मैच खेल के 2 विकेट निकाले हैं। स्टब्स ने 3 मैच खेल के, अच्छा अब इनके साथ वही है, कैच से पॉइंट दे देते हैं भाई, रन्स तो ज़्यादा नहीं मारे इन्होंने। वीसा ने 3 विकेट लिए हैं, तो वीसा अगर आता है तो वीसा मेरे प्लान्स में होगा। मैं फिर कीपिंग सेक्शन से एक ही ले जा पाऊंगा, इधर कॉनवे और आपका वेरस्टो। बीस फिर स्टफ को छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज बैटिंग से बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी तो नहीं है ना वेन्यू पे। आपस में भी बस एक मैच में चले थे, लास्ट मैच में। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं भैया, अब सब पूरा मार्केट रेफरेंस लेता है ड्रीम 11 के सिलेक्शन परसेंटेज को, तो उसके हिसाब से आप ये देख सकते हैं। ये आप ऐप से वेरीफाई कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इसमें वेरिएशन होगा, क्योंकि जब मैंने ये लिखे थे और तब से अब रिकॉर्ड करने तक के टाइम में जो थोड़े बहुत चेंजेस आए होंगे सेंटीमेंट्स, बट ओवरऑल लगभग यही ऑर्डर रहेगा। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो और वहाँ से वेरीफाई कर लो, इसको मैं पढ़ के नहीं सुना रहा। तो ये सिलेक्शन परसेंटेज वाइज ऑर्डर है, तो इसमें तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये। अब इसके बाद सीधा चलते हैं ये सब कि राम कथा के बाद भाई कंक्लूजन क्या निकलता है। कंक्लूजन निकलता है हमारे शॉर्ट लिस्टेड प्लेयर्स। तो देखिए हमारे लिए बड़ा आसान हो गया कि हमने ये 4 लिस्ट देखी। 4 लिस्ट में मेरे जो टॉप 11 आ रहे हैं, उन 4 लिस्ट में 4 प्लेयर जो हैं वो कॉमन है टॉप 11 में। ठीक है, मार्को यानसन, मार्करम आपका सनराइजर से कॉमन है, चारों लिस्ट में इनका नाम है। फाफ एंड डोनोवन फेरेरा, ये 2 प्लेयर अपनी येलो आर्मी कह लें, चलो अभी ऑरेंज आर्मी रहने दो, येलो के लिए कोई और सोचेंगे, है ना। तो ये दोनों प्लेयर जो हैं वो जेएसके से निकल के आते हैं। तो अब इसमें 3 तो देखो सेफ बनते हैं, फरेरा पे थोड़ा फिर भी अपन विचार करेंगे फाइनल टीम में। 3 लिस्ट में ये बाकी के 5 प्लेयर निकल के आते, जिसमें अगेन सनराइजर्स का दबदबा ज़्यादा है। इसमें ग्लीसन, बार्टमैन, एवेल एंड स्टब्स, ये 3 लिस्ट में कॉमन है। और डेवॉन कॉनवे इकलौते प्लेयर हैं इस लिस्ट में, इस बेसिकली शॉर्ट लिस्ट में शामिल होने वाले प्लेयर कॉमन अमंग 3 लिस्ट। उसके अलावा 3 प्लेयर जो हैं वो 2 लिस्ट में निकल के आते हैं। मेनली ये आपका सिलेक्शन परसेंटेज तो नहीं, इनका इवन जो उसका सिलेक्शन परसेंटेज कम है, बट ये जो 2 प्लेयर हैं बेरोस्टो एंड डॉसन, ये सिर्फ सिलेक्शन परसेंटेज और रिसेंट फॉर्म की वजह से ये 2 कॉमन इनके बीच में है। इनका हेड टू हेड वेन्यू रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। इवन जोन्स का हेड टू हेड एंड वेन्यू रिकॉर्ड बहुत खास है, लेकिन सिलेक्शन परसेंटेज कम है, इसलिए इनको सिलेक्शन परसेंटेज के हिसाब से नहीं, बट ये मेरे पंट पिक हैं, आज के खेलते हैं, तो ये 2 लिस्ट में कॉमन। अपन ने यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्लेयर मैंने निकाल लिए अपने। अब इसी 12 में से मैं 11 तो चूज़ करने हैं। अच्छा, एक इसमें जो डिफरेंशियल प्लेयर है जो मैंने मेंशन नहीं किया है, वो तीक्ष्णा होगा। अब तीक्ष्णा को मैं एवेल की जगह लूँगा, स्टब्स की जगह लूँगा, वो आपको फाइनल टीम में मालूम पड़ेगा। फरेरा को भी प्लान्स में रखूँगा नहीं रखूँगा वो भी आपको फाइनल में मालूम पड़ेगा, बिकॉज इवान जोन्स और तीक्ष्णा मैं लेके चल रहा हूँ, तो मुझे 2 प्लेयर इस शॉर्ट लिस्ट से हटाने पड़ेंगे। ये थोड़ा सा बॉलिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। ये इनका लास्ट मैच का ही अपना रिवर्स फिक्चर है, जब इन्होंने आपस में बॉलिंग करी एक दूसरे के अगेंस्ट। तो यहाँ पे पावर प्ले ओवर्स में सिपामला, विलजॉन, तीक्ष्णा, ताहिर, डेथ में सिपामला, विलजॉन, तीक्ष्णा, जोन्स। तो अगेन बैट बॉलिंग फर्स्ट करते हुए जोन्स को रखना पड़ेगा प्लान्स में। शायद 2 ओवर डाल रहे हैं, यस नहीं 1 ओवर डाला है जोन्स ने, और 2 ओवर डाल रहे हैं अपने बिलजॉन। ओवर प्ले में भी ओवर आ रहे हैं आपके सिपामला के, बिलजॉन के। तो ये दोनों तो टर्मिनल प्लेयर हो गए, पीपी और डेथ के।
बीच के ओवर मिली जोन्स और ताहिर कराएंगे। तो देखा जाए तो इसमें देखो टॉप ऑर्डर में एक तो जैक रॉलिस शेकी हैं, तो वहाँ पे आप एक अच्छा सा पावर प्ले का प्लेयर बॉलर ले लो जिसको विकेट मिल जाए। मिड फेज में फिर मार्करम के बाद थोड़ा सा शेकी हो जाता है स्टब्स या यानसन ज़्यादा अगर नहीं चल पाते, तो वहाँ पे फिर जोन्स और ताहिर को विकेट मिल सकते हैं। फिर जोन्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी लास्ट ओवर में भी है या सेकंड लास्ट ओवर में भी है, तो जोन्स तो फिर काफ़ी सेफ हो जाते हैं लेने के लिए। वैसे ही अगर हम देखें यहाँ पे भी यानसन ग्लीसन बार्टमैन ट्रिनिटी ये शुरू भी करती है और ख़त्म भी। मैच का आगाज भी इन्हीं से होता है और अंजाम भी। तो ये तीन तो आपको लेके चलने ही हैं चाहे आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना रहे हो। हार्मर ने लास्ट में डाले थे, लास्ट मैच में बेसिकली आपके मिडिल फेज में और मार्करम के साथ। तो इस बार भी स्पिनर ही डालेंगे, तो इस बार मुझे लगता है कि वो जोड़ी मार्करम और डॉसन की हो सकती है रादर देन हार्मर के खाते में शायद 2 ओवर आ जाएं, 1 ओवर आ जाए। मैचअप्स पे भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। यहाँ मैचअप्स में भी आपको कुछ नाम जो है ना वो बार बार रिपीट होते दिखेंगे। तो आप देख रहे हैं कॉनवे, फाफके और प्लूई, बेरिस्टो और इवन लुबे, 5 बैटर के अगेंस्ट एक कॉमन प्लेयर निकल के आता है जो कि हमारा है मार्को यानसन, जो है कॉमन बॉलर है जिन्होंने अच्छा खासा विकेट ले रखा है अगेंस्ट दिस साइड। हर प्लेयर को आउट किया है एक दो बार। बाकी और कॉमन देखें तो मार्करम का भी है 2 जगह है ना। ये प्लूई को और फेरेरा को आउट किया है। बाकी हार्मर 2 बार रिपीट हुए हैं लुबेक के साथ और प्लूई के साथ। डॉसन ने कॉनवे को आउट किया है। डॉसन देखिए करते हैं बिकॉज कॉनवे अपने लेफ्टी बैटर हैं और लियाम डॉसन ऑफ ब्रेक हैं, तो एक बहुत अच्छी मैचअप बनती है। अभी थोड़ा सा इस साइड भी देख लेते हैं। यहाँ पे जैसा कि मैं बोल रहा था आपको, मार्करम, क्रॉली, मार्को यानसन, डेविड वेडिंगम एंड एवेल, इसमें जो कॉमन तो देखिए ज़्यादा नहीं निकल के आएंगे, अलग अलग प्लेयर ने निकाले। बट हाँ, वीसा का नाम 2 बार रिपीट हो रहा है। क्रॉली को 1 बार आउट कर चुके हैं बेडिंगम को, यानी कि ओपनिंग जोड़ी से खतरा है वीसा से अगर वीसा खेलते हैं। तो वीसा अगर आते हैं तो फिर हमें एक प्लेयर अपने शॉर्टलिस्ट प्लेयर में से और रिप्लेस करना पड़ेगा विद वीसा। तो वीसा भी अपने प्लान्स में होगा अगर वो खेलते हैं तो, क्योंकि दोनों ओपनर को वो एक बार आउट कर चुके हैं। वैसे ही इधर इवान जोन्स का भी नाम आप देख रहे हैं 3 बार रिपीट हुआ है, इसीलिए मैं बोला था इवान जोन्स आज के लिए एक ट्रम्प प्लेयर है, रिस्क टेकर। इसको सीवीसी का भी देख सकते हैं ऑप्शन, बीसी का, सी का ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये दो विकेट ले गए तो काफ़ी सेफ बीसी ऑप्शन हो जाते हैं। यानसन को भी आउट कर चुके हैं, ये मार्करम को भी आउट कर चुके हैं, वो भी 2 बार, और उसके बाद एवेल को भी 2 बार, 2 इनिंग में 1 बार आउट कर चुके हैं। शम्सी देखो खेलते हैं तो देखते हैं। तो वीसा, इवन जोन्स, तीक्ष्णा देखो प्लान्स में रहेंगे बिकॉज, और मार्करम के साथ आप देख रहे हो फाइनली नहीं भी खेलते हैं तो भी 3 प्लेयर्स के से खतरा है। तीक्ष्णा से खतरा है, सिपामला से है और अपना इवान जोन्स से तो है। थोड़े से ये मैचअप के खतरे दिख रहे हैं। सारा डिस्कशन के बाद, एनालिसिस के बाद फाइनल जो हम लोग ये हमारे एआई टूल ने जो ईवी टेबल निकाल के दी है वो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से ये एक्सपेक्टेड फैंटेसी वैल्यूज़ हैं। आप ये वाला कॉलम देखिए जो आपका ये सेकंड लास्ट कॉलम है और ये प्रेडिक्टेड ओवर्स हैं। तो आप इस एआई टूल की मदद से भी आपको कुछ नहीं देखना, आपको सिर्फ लास्ट स्लाइड देखनी, लास्ट 2 स्लाइड, तो आप ये देख के भी आप टीम बना सकते हो। क्योंकि जो भी मैंने डिस्कस किया उसका निचोड़ जो है फैंटेसी पॉइंट्स में वो इस ईवी टेबल में है और इसके ही बेसिस पे मैंने टीम बनाई है। हालांकि 1-2 डिफरेंशियल्स लिए हैं बेस्ड ऑन वेन्यू, हेड टू हेड और रिसेंट परफॉर्मेंस एंड मैचअप्स। तो मेरी फाइनल जो टीम बन के आ रही है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। आप चाहें तो कॉपी कर सकते हैं या थोड़ा अपना दिमाग लगा सकते हैं बिकॉज डेटा सारा आपके सामने, एक्सप्रेशन आपके सामने है। तो ये है मेरी हेड टू हेड स्मॉल की टीम। अगर मैं अपना पैसा लगाता हूँ तो इस टीम के साथ लगाऊंगा अगर कोई चेंजेस नहीं आते हैं। चेंजेस आते हैं, जैसे वीसा आते हैं तो मैं एवेल को उड़ा दूंगा, यहाँ पे वीसा ले लूँगा, और तो इसमें मुझे लगता नहीं कोई ज़्यादा चेंजेस हो सकते हैं। कॉनवे को रखना पड़ेगा, लास्ट हेड टू हेड में 43 मारे हैं, हो सकता है रिपीट कर रहे हैं वो परफॉर्मेंस। क्योंकि होता है ना, जैसे अभी आपने देखा होगा प्रिटोरिया के अगेंस्ट में, कैपिटल्स के अगेंस्ट में 2 मैच खेले हैं, दोनों ओवर डक किया। तो कॉनवे को भी अगर 43 मारें तो इस बार भी कुछ हो सकता है 40 की इनिंग वापस से मार दें। कॉनवे को प्लान में रखना पड़ेगा। तो एवेल पे मैं रिस्क लेके मैं वीसा ले लूँगा अगर वो खेलते हैं तो।
तो भाइयों, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर मुझे बताइएगा, सो दैट कि मैं थोड़ा बेटर कर सकूँ। ठीक है भाइयों, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।